प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में विषय चित्रकला का अध्याय फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है। आपको फर्स्ट अध्याय का नाम मैंने आपको बताया पांडुलिपि चित्रकला परंपरा। पांडुलिपि चित्रकला परंपरा में मैंने आपको बताया पांडुलिपि किसे कहते हैं। पांडुलिपि के विषय में बताया आपको ताड़पत्र और भोजपत्रों पर बनाए गए चित्रों को पांडुलिपि चित्र कहा गया था। अगर साधारण भाषा में लिया जाए तो इनको हस्तनिर्मित चित्रों को पांडुलिपि चित्रों के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको इसका थोड़ा सा विकास क्रम भी अवगत कराया है इसमें, और ये कहीं किताब से भी अधिक है, किताब से अलावा है। मैंने आपको बताया कि अपना जो कला का विकास हुआ है, चित्रकला का विकास हुआ है, उस चित्रकला का विकास कैसे हुआ है कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल आता है, और उस प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य था उस मनुष्य ने अपने चित्रण भूमि के रूप में दीवार का प्रयोग किया और वहाँ विषय के रूप में आखिटक पशुओं का अंकन किया था। वो भित्ति चित्रण परंपरा कहलाई, और उस भित्ति चित्रण परंपरा से आगे बढ़कर एक धार्मिक भावना पैदा होने पर उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या अन्य जो इस्लामिक वगैरह धर्म थे उन धर्मों से सुरक्षित रखने के लिए भित्ति चित्रों की परंपरा में बदलाव आया, और बदलाव आने पर जो कार्य किया गया था उसे ताड़पत्र व भोजपत्रों पर किया गया था। वो ताड़पत्र और भोजपत्र पर जो कार्य किया गया था उसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म के से संबंधित चित्रित विषय रखे गए थे, और उन बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित विषयों को सुरक्षित रखा जाता था तो ताड़पत्र और भोजपत्र पर बनाकर रखा जाता था। जिन ताड़पत्र और भोजपत्रों को रखने के लिए उनके ऊपर और नीचे लकड़ी की पट्टियां लगाई जाती थी, जिनको पट्टियां कहा जा सकता है या तख्ती कहा जा सकता है, उनको लगाकर सुरक्षित रखा जाता था, और उन पट्टियों के साथ ही इनको मोड़कर पढ़ा जाता था या देखा जाता था। इसी विकास क्रम में मैंने आपको बताया था कि ये पांडुलिपि चित्रण परंपरा में दो स्कूलों का विकास हुआ। सबसे पहले उन स्कूलों में एक पाल स्कूल है और एक जैन स्कूल है। उस जैन स्कूल को वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कल भी रिपीट किया था और आज दोबारा से रिपीट करके बताऊं आपको कि ये इंडियन यानी वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग है। इस पेंटिंग में क्या है कि वेस्टर्न का अर्थ है पश्चिमी, इंडियन का अर्थ है भारतीय, स्कूल ऑफ पेंटिंग्स अर्थात वो शैली, पश्चिम भारतीय शैली। मतलब जो ये पोथी चित्रण परंपरा है या यूं कह सकते हैं पांडुलिपि चित्रण परंपरा है, इसका विकास सर्वप्रथम जैन धर्म से संबंधित धर्मावलंबियों के सानिध्य में या साधु संतों के सानिध्य में या व्यापारी लोगों के सानिध्य में हुआ, उन व्यवसायियों के सानिध्य में हुआ। उन व्यवसायियों के सानिध्य में होने के साथ साथ उस जैन धर्म से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया, और जैन धर्म से संबंधित चित्रों को चित्रित करने के कारण इस शैली को जो नाम दिया गया था वह जैन शैली के नाम से भी पुकारा गया था। लेकिन इसमें जैन शैली में या इस स्कूल में जैन धर्म के चित्रों के अलावा जो स्थान थे उन स्थानों में प्रमुख स्थान गुजरात था, और गुजरात या पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में उस समय जो कला शैली का विकास हुआ उस स्कूल को पश्चिम भारतीय स्कूल के नाम से जाना गया था। उस स्कूल में जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों के विषय वैसे जैन धर्म के तीर्थकरों से संबंधित वे अन्य धर्मों में बाल गोपाल स्तुति है, इस तरह के चित्रों को चित्रित किया गया था। तो उसे चित्र यानी वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना गया था। इसमें चित्रण धरातल के रूप में सबसे पहले ताड़पत्र, और ताड़पत्र के बाद कागज, और कागज के बाद कपड़ा और तख्ती के पट्टे आदि का उपयोग किया गया था। ठीक है भाई। और इसके अलावा इसमें जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में जैन तीर्थकरों के चित्रों को चित्रित किया गया था। तो उसी विकास क्रम को, उसी पांडुलिपि चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपन उसके दो केंद्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जो केंद्र कह सकते हैं या उसकी दो स्कूल कह सकते हैं। उन दो स्कूलों का अध्ययन कर रहे हैं, जिन स्कूलों में पहला स्कूल आपको पढ़ाया जा रहा है वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इसका अर्थ होता है पश्चिम भारतीय
कला शैली या चित्र शैली या पेंटिंग्स कह सकते हैं या चित्र कह सकते हैं, इसका जो विकास हुआ इसका एक निश्चित कालक्रम कह सकते हैं अपन 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य हुआ था। इससे पहले भी जो स्कूल थी वो पाल शैली थी, वो पाल शैली को लेकिन अपन इसके अंदर सेकंड केंद्र के रूप में पढ़ेंगे। तो दूसरा इसका नाम है पश्चिम भारतीय शैली, 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य का समय मानते हैं इसका पहले मैं आपको परिचय दे चुका, वैसे आप परिचय में यहाँ पुस्तक के आधार पर पढ़ लें। यानी भारत के पश्चिम हिस्सों में बड़े पैमाने पर पनपने वाली पेंटिंग गतिविधि में वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग है, अर्थात पश्चिम भारतीय हिस्सों में जो पांडुलिपि चित्रण परंपरा में जो स्कूल विकसित हुई थी उस स्कूल में ये स्कूल है कौन सी, वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग, अर्थात पश्चिम भारतीय चित्रकला परंपरा है, जिसका गुजरात सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। इसका प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है, गुजरात। किसका, पश्चिम भारतीय चित्रकला परंपरा का या पश्चिम भारतीय इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट का, ठीक है भाई, सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और मध्य भारत के पश्चिमी हिस्से अन्य केंद्र रहे हैं। इसके अन्य केंद्र, प्रमुख केंद्र तो कौन सा हो गया, गुजरात, और अन्य केंद्रों में यदि अपन देखें तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और मध्य भारत के पश्चिमी हिस्से अन्य केंद्रों में रहे हैं, ठीक है। गुजरात कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के व्यापार मार्ग का एक केंद्र था। उस समय गुजरात था, वह गुजरात महत्वपूर्ण बंदरगाह, व्यापारिक दृष्टि से जो बंदरगाहें थी उन बंदरगाहों का एक महत्वपूर्ण स्थान था, एक हिस्सा था, एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गुजरात कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के व्यापार मार्ग का एक केंद्र था, विशेष रूप से व्यापारियों और स्थानीय सरदारों के व्यापार में लाए गए धन, अर्थात यहाँ पर विशेष रूप से जो व्यापारी थे वो व्यापारियों और स्थानीय सरदारों के व्यापार में लाए गए धन और समृद्धि के कारण, अर्थात वहाँ संपन्नता के कारण कला के शक्तिशाली संरक्षक बने, अर्थात कला को शरण देने वाले, उसको आश्रय देने वाले अच्छे संरक्षक वो व्यापारी और वहाँ के स्थानीय सरदार बने थे। व्यापारी वर्ग जैन समुदाय के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व किया गया। उन व्यापारी वर्ग में जो अच्छे व्यापारिक वर्ग था, उस व्यापारिक वर्ग में जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो जैन समुदाय के द्वारा किया गया था, अर्थात इनका प्रमुख जो व्यापारी समुदाय है उसका समुदाय कौन सा रह गया, जैन समुदाय रह गया। तो जैन धर्म से संबंधित विषयों से उन लोगों ने क्या किया, जैन धर्म से संबंधित विषयों का चित्रांकन करवाया या चित्रण किया, संरक्षक बनाए गए और उसी के संरक्षक बनाए गए। इसलिए वेस्टर्न इंडियन स्कूल का वह हिस्सा जो जैन विषय और पांडुलिपियों को दर्शाता है उसे जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। अब आप समझ गए होंगे कि पश्चिम भारतीय चित्रकला परंपरा क्या है या स्कूल क्या है या वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है, अर्थात पश्चिमी हिस्सों में जो जैन विषयों से संबंधित या पांडुलिपियों को जो दर्शाया गया है या चित्र बनाए गए उनको क्या कहा गया है, पश्चिमी भारतीय चित्रण परंपरा कहा गया है, या इंग्लिश में अपन कहें तो वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कहा गया है, ठीक है भाई। तो ये इसका पहला स्कूल या केंद्र चल रहा है, किसका, पांडुलिपि चित्रण परंपरा का। इतिहास में इसके नामकरण के विषय में विद्वानों के अलग अलग विचार रहे हैं। मैंने आपको ये समझाने की दृष्टि से कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं कि इसको वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट या स्कूल ऑफ पेंटिंग या पश्चिम भारतीय चित्रकला परंपरा या गुजरात शैली के नाम से या जैन शैली के नाम से किस प्रकार पुकारा गया या क्यों जानते हैं, इस परंपरा को जानने की वजह से या इसको समझने की दृष्टि से मैंने इसका नामकरण कर दिया है। बाकी आपकी जो किताब है उस किताब में ऐसा नामकरण का विशेष वर्णन नहीं किया गया कि इसको किस किस नाम से जाना गया, लेकिन मैंने इसको समझाने के तौर पर बताया कि इसके नामकरण के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। किसी ने इसे पश्चिम भारतीय कला शैली के नाम से पुकारा है या पेंटिंग्स के नाम से पुकारा है, किसी ने इसे गुजरात पेंटिंग्स के नाम से पुकारा है, किसी ने इसे जैन पेंटिंग्स के नाम से पुकारा है और किसी ने इसे अभ्रंश पेंटिंग्सों के नाम से पुकारा है। तो मैं आपको उसमें स्पष्ट कर रहा हूँ कि इसके नामकरण के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार रहे। इस शैली को जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है।
अब इसके पीछे रीजन हो सकता है। रीजन क्या कि इसमें जो चित्रण विषय थे वो चित्रण विषय कौन से रहे हैं? अधिकतर इसमें अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं कि जैन विषय रहे हैं। अब जैन विषयों पर आधारित चित्रण होने के कारण हो सकता है इसे जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया हो। पश्चिम भारतीय स्कूल ऑफ पेंटिंग, मैंने आपको बताया कि इसका प्रमुख जो केंद्र था वो प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? गुजरात। और गुजरात के अलावा क्या है? पश्चिम भारतीय जो क्षेत्र हैं वो पश्चिम भारतीय क्षेत्र रहा है। अब वो पश्चिम भारतीय क्षेत्र और राजस्थान का क्षेत्र रहा है, उसके आधार पर इसे पश्चिम भारतीय स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से भी जाना है। गुजरात स्कूल ऑफ पेंटिंग्स अर्थात इसका प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? गुजरात। इसलिए लोगों ने इसका दूसरा नाम या तीसरा नाम क्या कर दिया? गुजरात स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कर दिया। तथा अपभ्रंश स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से भी जाना गया है। अब इसे अपभ्रंश का तात्पर्य होता है थोड़ा सा बदलाव होना या इसमें विकृति आना। इसमें क्या है कि जैन धर्मावलंबियों ने या अधिकतर चित्रांकन करने के कारण मैं आपको बताऊं कि इसमें अधिकतर जैन धर्म के चित्र बनाए गए और वो जैन धर्म के जो चित्र बनाए गए उन जैन धर्म के चित्रों को अधिकांश संख्या या अधिक संख्या में बनाया गया और अधिक संख्या में बनाने के कारण इसमें थोड़ी सी विकृति आ गई, इसकी विशेषताओं में विकृति आ गई। अब विकृतियों में यानी घटियापन आ गया, कमी आ गया और कमी आने के कारण इस शैली का आगे चलकर जो नाम परिवर्तित हुआ वह नाम था अपभ्रंश शैली। इसलिए इसका चौथा नाम रहा है अपभ्रंश शैली। कुछ विद्वानों ने अपना पक्ष व्यक्त करते हुए नामकरण किया है, जैसे कालकाचार्य, कल्पसूत्र, उपासना चरितम आदि जैन ग्रंथों के आधार पर हनुमान ग्वेटर्स, आनंद कुमार स्वामी ने इसे जैन शैली कहा। मतलब ये चित्रित ग्रंथ रहे हैं इसके, और ये जैसे कालकाचार्य है, कल्पसूत्र है, उपासना चरितम है, और ये क्या है? जैन तीर्थकर हैं और जैन तीर्थकरों से संबंधित चित्रित विषय होने के कारण इसको जैन शैली के नाम से जाना गया था। जो किसने पुकारा? हरमन ग्वेटर्स और आनंद कुमार स्वामी ने इसे जैन शैली के नाम से पुकारा। लेकिन अजैन ग्रंथों में बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, लोरचंदा, चोर पंसिका और गीत गोविंद आदि का चित्रण होने से अर्थात इसमें अजैन मतलब ये जैन ग्रंथों के अलावा अजैन ग्रंथ अन्य धर्म के भी चित्र बने। उन अन्य धर्म के चित्रों में गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, लोरचंदा, चोर पंसिका और गीत गोविंद आदि का चित्रण होने से इसे एन.सी. मेहता के निजी संग्रहालय से प्राप्त वसंत विलास नामक चित्र के आधार पर मोतीचंद खजांची और एन.सी. मेहता ने गुजरात शैली के नाम से पुकारा। अर्थात ये अन्य क्षेत्रों में बना और उसके अलावा अन्य धर्म से संबंधित चित्रित विषय होने के कारण इसका जो विरोध किया कौन सा? जैन शैली का। और जैन शैली का विरोध करने के बाद एन.सी. मेहता और मोतीचंद खजांची ने जो नाम दिया है वो नाम दिया गुजरात शैली के नाम से पुकारा। इनका विचार या इनका मत इस तरह का था कि इसमें अजैन ग्रंथों के भी चित्र बने हैं, लेकिन इनके अलावा जैन और अजैन ग्रंथों की प्रतियां गुजरात के अतिरिक्त मालवा, मांडू, जौनपुर, अवध, काशी और भारत के अन्य पश्चिम भागों से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे पश्चिम भारतीय कला शैली के नाम से भी पुकारा गया। राय कृष्णदास अग्रवाल, ओ.सी. गांगुली ने कलागत विशेषताओं के आधार पर इसे अपभ्रंश शैली के नाम से भी पुकारा है। किसको? वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को इन नामों से भी जाना गया है, अर्थात पश्चिम भारतीय कला शैली को इन नामों से जाना गया है। विशेषता एवं धरातल, विषय और इसमें है विषय, ये विशेष नहीं है, विषय है, विषय एवं धरातल। अर्थात इस समय अपन एक पॉइंट बनाकर पढ़ रहे हैं कि इस पश्चिम भारतीय स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर कौन से विषय के चित्र बने और कौन से धरातलों पर बने। तो इसमें मैंने सरल करने की दृष्टि से आपको पॉइंट बना दिया। इस शैली के चित्रित विषयों में जैन तीर्थकरों जैसे कालकाचार्य, नेमिनाथ, ऋषभनाथ चरित, महावीर चरित, कल्पसूत्र और अजैन ग्रंथों में बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, लोरचंदा, चोर पंसिका, गीत गोविंद जैसे विषयों का चित्रांकन हुआ है। अब इनका ये तो विषय हो गए, इन विषयों पर आधारित चित्रांकन हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाए, मान लो कि वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के चित्रित विषय क्या रहे, तो उस चित्रित विषय में अपन लिखेंगे कि अधिकतर तो यहाँ जैन विषयों पर आधारित चित्रांकन किए गए और जैन विषयों के अलावा अन्य जो चित्रित विषय रहे थे या चित्रित ग्रंथ रहे हैं उन ग्रंथों में अपन पढ़ी रहे हैं कौन सा? बाल गोपाल स्तुति है, दुर्गा सप्तशती है, रति रहस्य, लोरचंदा है और चोर पंसिका, गीत गोविंद जैसे विषयों का चित्रांकन इसमें हुआ। इसी में आगे चलकर अपन जोड़ते हैं धरातल। तो पश्चिम भारतीय
स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में चित्रण धरातल के रूप में मुख्य रूप से ताड़पत्र, कागज, कपड़े और काष्ठ पट्टिकाएं रही हैं। काष्ठ पट्टिकाओं से तात्पर्य होता है तख्ती। तख्ती से तात्पर्य काष्ठ के जो लकड़ी के पट्टे होते हैं ना, उन पट्टों का भी इस पर प्रयोग किया गया था। जैन परंपरा में सबसे व्यापक रूप से सचित्र अध्यायों में कल्प सूत्र है। अर्थात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैन जो धर्म से संबंधित जो चित्रित विषय हैं, उन विषयों में कौन से ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से एक दो ग्रंथों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि कौन से ग्रंथ में किस तरह का वर्णन किया गया है। तो इसमें प्रमुख जो चित्रित अध्यायों में गिना जाता है उसका नाम है कल्प सूत्र। तो जैन परंपरा के सबसे व्यापक रूप से सचित्र अध्यायों में कल्प सूत्र, इसमें एक बड़ा खंड है जिसमें 24 तीर्थंकरों के जीवन से उनके जन्म से मोक्ष तक की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें क्या किया गया है कि अपने जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं, जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो कलाकारों को चित्रण करने के लिए जीवन कथा प्रदान करता है, अर्थात विषय प्रदान करता है कलाकारों को। इनको देखने के बाद क्या होता है, कलाकारों को एक विषय मिल जाता है कि मैं इस तरह के विषयों का चित्रांकन करूं, तो उनको बाध्य कर देता है इस बात पर। 5 प्रमुख घटनाओं को मोटे तौर पर विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। इस अध्याय में कौन से 5 प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें कौन कौन सी घटनाएं, गर्भाधान, जन्म, त्याग, ज्ञान और पहला उपदेश, और तीर्थंकरों के जीवन से मुक्ति, और अन्य लोकप्रिय रूप चित्रित ग्रंथों में कालकाचार्य कथा और संग्रहणी सूत्र हैं। इस प्रकार के 2 ग्रंथ हो गए, तो एक तो कालकाचार्य कल्पसूत्र और संग्रहणी 3 हो गए। तो इनमें कल्पसूत्र है, इसमें खंड विस्तृत बताया गया, और इसमें बताया 24 तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें 5 घटनाएं प्रमुख रही हैं, गर्भाधान, जन्म, त्याग, ज्ञान और पहला उपदेश, और तीर्थंकरों के जीवन की मुक्ति। और अन्य लोकप्रिय रूप चित्रित ग्रंथों में कालकाचार्य, अन्य लोकप्रिय जो रूप चित्रित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में 2 ग्रंथ हो गए, कालकाचार्य कथा और संग्रहणी सूत्र हैं। कालकाचार्य कथा में देखिए, कालकाचार्य कथा में क्या है, तो कालकाचार्य कथा कालकाचार्य के जीवन की कहानी बताती है, जो अपहृत बहन, मतलब इसमें कालकाचार्य जो तीर्थंकर है उसके जीवन की घटना का या जीवन की कहानी का वर्णन किया गया है, जिसमें अपहृत बहन एक जैन नन, अर्थात इसकी कोई अपहृत बहन थी और जैन नन थी, जैन साध्वी थी, कोई एक दुष्ट राजा से बचाने पर आधारित है। कौन सी? कालकाचार्य कथा। यह कालकाचार्य के विभिन्न रोमांचकारी प्रसंग और कारनामों का वर्णन करता है। कौन? कालकाचार्य कथा या कालकाचार्य ग्रंथ। जैसे कि वह अपनी लापता बहन का पता लगाने के लिए भूमि खंगाल रहा है, अन्य राजाओं के साथ गठजोड़ कर रहा है, अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है, और अंत में दुष्ट राजा जूझ रहा है। इस तरह की घटना का कालकाचार्य में वर्णन किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में महावीर की शिक्षाएं शामिल हैं। उत्तराध्ययन जो सूत्र ग्रंथ है उसके अंदर क्या है, महावीर की शिक्षाएं शामिल हैं, जो भिक्षुओं को आचार संहिता का पालन कराती हैं। और संग्रहणी सूत्र 12वीं शताब्दी में रचित एक ब्रह्मांड संबंधी अध्याय है। इनमें संग्रहणी जो सूत्र नामक का ग्रंथ है वो ग्रंथ 12वीं शताब्दी में रचित है और एक ब्रह्मांड संबंधी अध्याय का अध्ययन कराता है, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के मानचित्र के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। मतलब जिसमें क्या है, संग्रहणी सूत्र में ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के मानचित्र के बारे में अवधारणाएं शामिल की गई हैं। जैनियों ने इन ग्रंथों को अनेक प्रतियों में लिखा है, अर्थात वो जैन साधु संत या जैन व्यापारियों या जैन संरक्षकों ने इन जैन ग्रंथों को अनेक प्रतियों में, अनेक कॉपियों में, अनेक पुस्तकों में लिखा है। वह या तो बहुत कम थे या चित्रों के साथ विस्तृत रूप में चित्रित किए गए हैं, इसलिए एक विशिष्ट फोलियो या पेंटिंग का अध्याय है। अर्थात ये इसके एक बहुत बड़ा ग्रंथ या फोलियो कह सकते हैं या पेंटिंग का एक अध्याय है। पेंटिंग लिखने के लिए निर्धारित रिक्त स्थान वाले अनुभवों में विभाजित किया गया है। मतलब क्या है कि इनमें जगह जगह पर पेंटिंग बनाने के लिए एक निर्धारित स्थान, रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था, उनका विभाजन किया गया है। क्या लिखा है, बीच में एक छोटा छेद बनाया गया है इस तरह का, जिससे गुजर कर एक साथ पन्नों को जोड़ा या बांधा जाता था। मतलब पन्नों के बीच में एक छेद छोड़ दिया जाता था, और वो छेद से क्या करते थे, वो अनेक जो पन्ने थे उन पन्नों को उसमें होकर पिरोकर और जोड़कर उसे बांध दिया जाता था, जो कि पांडुलिपि के ऊपर और नीचे लकड़ी की पट्टियों, लकड़ी की पट्टी बताया मैंने आपको, तख्ती आवरणों से सुरक्षित रखा जाता था। अर्थात ऐसी पांडुलिपियों को किसमें सुरक्षित रखा जाता था? लकड़ी की पट्टियों के मध्य सुरक्षित रखा जाता था। तो इस प्रकार अपन पढ़ रहे हैं
वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग का मैंने आपको अर्थ बताया कि ये जैन शैली है। इसे कई नामों से जाना जाता है, गुजरात शैली के नाम से, अभ्रंश शैली के नाम से, पश्चिम भारतीय कला शैली के नाम से, या इंग्लिश में वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य जो केंद्र रहा है वो कौन सा रहा है? गुजरात रहा है। और गुजरात में उस समय निम्न या विभिन्न जो बंदरगाहें, उन बंदरगाहों के व्यापारी का एक प्रमुख केंद्र था। और केंद्र होने के कारण वहाँ पर जैन व्यवसायी या जैन तीर्थकर या जैन लोग या वहाँ के जो स्थानीय जागीरदार थे या लोग थे, उन लोगों के पास इनका कला का संरक्षण हुआ था। और संरक्षण में जैन धर्म के विषयों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था, जिनमें मैंने आपको बताया कालकाचार्य है, नेमिनाथ है, पार्श्वनाथ है, ऋषभनाथ है, या संग्रहणी सूत्र है और उत्तराध्ययन है। इनमें इनका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अपन इस स्कूल को आगे बढ़ाते हुए कल इसका आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें अन्य ग्रंथों के बारे में विषय पढ़ा जाएगा। और इसके साथ में इस जो स्कूल है, इस स्कूल की पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्सों की विशेषताओं के विषय में अपन अध्ययन करेंगे। तो आपको इस अध्ययन में बताया कि पहले तो ये जो पश्चिम भारतीय स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्सों का विषय क्या बताया? जैन धर्म से संबंधित बताया। और इसका प्रमुख केंद्र बताया, कौन सा बताया? गुजरात बताया। इसके बाद इस पर कौन से विषयों के चित्र बनाए? जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको चित्रित किया गया था, ताड़पत्रों पर, कागज पर और कपड़े पर या लकड़ी के पट्टों पर इसका चित्रांकन कार्य किया गया। इनके जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में आपको बताया कालकाचार्य, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर चरित, उत्तराध्ययन सूत्र और संग्रहणी सूत्र आदि ग्रंथों का इनमें चित्रांकन कार्य किया गया है। तो उनमें आपको एक एक ग्रंथ के बारे में बताया कि कालकाचार्य में तो कालकाचार्य नामक जो था उसके जीवन की घटना का वर्णन किया गया है, जिसकी बहन के विषय में बताया गया है। इस तरह की घटनाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। तो आगे आने वाला जो अध्याय होंगे, उन अध्यायों में भी अपन इसी तरह इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जो वेस्टर्न भारतीय स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के विशेषता रहेंगी। बस आज इतना ही पढ़ेंगे।